हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने म्यूट कर रखा था। ठीक है, बस मैं ये रिडॉक्स वाला एक और पीडीएफ इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट, सो रिडॉक्स रिएक्शन का आज हम लोग प्लान कर रहे थे रिवीजन करने का। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने चैप्टर कैसे डिस्कस किया था। दिस वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड किस तरीके से इसका एक पूरा ओवरव्यू रहता था। हम लोग स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन समझते थे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं इसके नोट्स जाके देखूं, आई थिंक राइट, सबसे पहले ऐसे, एक मिनट दीजिए मुझे, गिव मी 1 मिनट। हाँ, सो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। ठीक है, देन हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कई बार स्ट्रक्चर काम आता है, कई बार रूल्स एंड गाइडलाइंस रहती हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो समझा था। ठीक है, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, एंड देन मैंने आपको बोला था कि रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कुछ रिएक्शंस रिडॉक्स हो सकते हैं, कुछ रिएक्शंस नॉन रिडॉक्स हो सकते हैं, तो हम लोग रिएक्शन देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बताए थे। इसमें हम लोगों ने सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, देन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता था, सिंपल में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता था, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होता था। ठीक है, ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन होता था। इंट्रामोलिकुलर में द एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड द एलिमेंट जो रिड्यूस हो रहा है वो सेम ही मॉलिक्यूल का पार्ट होता है। उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर या फिर ऑडो रिडॉक्स बोलते थे। देन डिस्प्रपोर्शनेशन,
सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज या फिर एज वेल एज रिड्यूस दोनों हो रहा होता है, ठीक है। और इसी के उल्टे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्रोपोर्शनेशन बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट से एक कम और एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना होता था, एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन में दो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट जाता था, राइट। देन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें एक तो होता है हिडन ट्रायल और एक होता है आप स्टेप बाय स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो, ठीक है। एंड उसमें मैंने आपको ये स्टेप्स भी लिखाए थे, काफ़ी लंबे डिटेल्ड स्टेप्स थे, पर मोस्टली हम लोगों को बाद में ही समझ में आया था कि इसमें इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो, राइट। एंड देन इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द ऑब्जेक्टिव कि हमें एनालाइज करना है रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में रिलेशनशिप कैसे निकालते थे हम लोग, मोल्स कंज्यूम्ड अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स प्रोड्यूस्ड अपॉन कोएफिशिएंट, वो मोल कंसेप्ट से हमारा रिजल्ट निकालने का तरीका होता था, ठीक है। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स करके। तो बिफोर टीचिंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मैंने आपको पहले इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट और मोल कंसेप्ट के बीच के कुछ सिमिलर टर्म्स के बारे में बताया था। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट से क्या रिलेशनशिप होता है, देन इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और उसका मोल्स के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है, एंड नॉर्मलिटी क्या होता है और उसका मोलारिटी के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। क्रूशियल फॉर्मूलाज थे, एंड इन सब में एक एन फैक्टर फीचर हो रहा था। तो ये एन फैक्टर क्या था, कैसा था, इसके ऊपर हम लोगों को डिटेल डिस्कशन करना था, राइट। सो ये एन फैक्टर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एन फैक्टर का कैलकुलेशन करना होता है, एंड इसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था अगर नॉन रिएक्टिंग केस है तो उसके अंदर हम लोग एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स के लिए, राइट। ये हम लोगों ने सीखा था। देन इन केस ऑफ रिएक्शंस एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए भी हम लोग डिटेल्स में गए थे। सो इफ यू रिमेंबर, ये मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराए थे आपको। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर अंडर रिएक्टिंग कंडीशंस। तो इसमें क्या बोला गया था, तो एक्चुअल नंबर ऑफ सॉरी एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस गिवन और टेकन होता था एसिड या बेस के लिए, एंड कंपाउंड्स में इट वाज नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन बाय पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। एंड फिर मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था इन एग्जांपल्स, एंड इसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़रूरी होता है सब्सक्रिप्ट के ऊपर भी फोकस करना होता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक से चेंज हो रहा है बट दो एटम है। एंड फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इक्विवेलेंस कैसे लिखना है उसके मल्टीपल तरीके हैं, राइट। इक्विवेलेंस को आप मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हो, मोल्स इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हो, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने एन फैक्टर का कैलकुलेशन इक्विवेलेंस का कैलकुलेशन देखा था, ठीक है। देन इसके बाद में फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी नॉलेज आपको विद टाइम कैप्चर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमसे एक्सपेक्टेड होगा कि कुछ रिएक्शंस हमें ऑलरेडी पता हो,
ठीक है, तो एक पूरा लेक्चर हमारा इसी में गया था जहाँ पर हम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छा ये कुछ डिस्कशन में चला गया होगा। हम्म, फिर हम लोगों ने एन फैक्टर निकालने के केस देखे थे, अगर कुछ स्पेशल केसेस हैं तो उनमें एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। सिंपल में तो हमारा फॉर्मूला लग जाता है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में हमने देखा था कि एन फैक्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम ही आएगा ऑटो रिडॉक्स के केस में, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स के केस में। एंड डिस्प्रपोर्शन कॉम्प्रोपोर्शन में हमारा डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होता था, फॉर्मूला लगता था 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर रिडक्शन। ठीक है, और ये हमको खुद से आइडेंटिफाई करना होता था कि कौन सा केस है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंस कंसेप्ट को टुगेदर यूज करके भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। फिर हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक पढ़ा था, क्वेश्चंस में कई बार काम आता है किस तरीके से इसका फॉर्मूला है। डेरिवेशन भी करा था बट ठीक है, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 किस तरीके से मोलारिटी से रिलेट करना है एंड देन उसको क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इफ आई रिमेम्बर मोटा मोटा यही था हमारा इस चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू। अब इसके थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर बताओ। ऑलराइट, सो अंजलि ने आंसर दे दिया है पहले वाले क्वेश्चन का। हाँ, करेक्ट आंसर अंजलि। राइट ज्योति, राइट कंचन। इसमें पूछा है आपसे नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें आप नोटिस करोगे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी ऊपर के रिएक्शंस में आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज आपको आ गई है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो।
इसमें आप देखो ना, इनको आप अरेंज करो जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, इन सबका SRP वैल्यूज दिया हुआ है ना। तो SRP वैल्यूज के हिसाब से मैं अरेंज करूंगा, तो ये कैसे रहेंगे? Ag plus plus electron is giving Ag plus 0.8. Then I2 plus electron giving 2I minus plus 0.54. ठीक है, then copper 2 plus plus 2 electron is giving copper plus 0.34, and then last में Fe3 plus plus electron giving Fe2 plus। अच्छा ओके सर, ये तो इन सबसे ओके, ये तो ऊपर आ जाएगा। बाय बाय। ये ऊपर आ जाएगा Fe3 plus plus electron giving Fe2 plus, ये आ जाएगा प्लस 0.77 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे रीड करते हैं हम लोग? इसमें जो ये राइट वाले स्पीशीज होते हैं, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इसमें जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये जो साइड पे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Ag plus is the strongest oxidizing agent। ठीक है, हाँ राइट। सो आप लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, वैसे अब थर्ड वाले का भी दे दो। अश्विनी आपका सही नहीं है, अंजलि एंड कंचन हाँ आपका करेक्ट है, आप दोनों का करेक्ट है। इसमें आपको कैसा लिखना रहेगा, बस आप इसको अरेंज करके लिख दो। हाँ राहुल आपका भी करेक्ट है, दामिनी आपका भी करेक्ट है। अभी अश्विनी आपने भी करेक्ट कर लिया। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है दैट इसमें Cu विल रिड्यूस Br2, है ना। यहाँ पर Cu रहेगा और ब्रोमीन कहीं यहाँ पर रहेगा, है ना। तो Cu Br2 को रिड्यूस करके Br माइनस बनाएगा, Br माइनस को नहीं रिड्यूस करेगा। Br माइनस को रिड्यूस करके क्या Br2 माइनस Br3 माइनस थोड़ा बनता है ना। ठीक है, देन फोर्थ वाला बताओ।
ये यही वाला है एग्जैक्टली। चाहिए तो इनको वापस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। एक मिनट। क्या आंसर आया? बोला जा रहा है नॉट फिजिबल, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। किस किस के बीच में? तो यहाँ पर Fe3+ एंड I- करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, Ag+ और कॉपर भी मिक्स करेंगे तो हो जाएगा। कॉपर Ag+ को रिड्यूस कर देगा। Fe3+ और कॉपर के बीच में भी रिएक्शन करेंगे तो भी हो जाएगा। ये Fe3+ इधर है और कॉपर इधर है, तो कॉपर Fe3+ को रिड्यूस कर देगा। अब Ag और Fe3+ को मिलाएंगे यहाँ पर। ये Ag और ये Fe3+ है, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, करेक्ट, आप लोगों ने सही आंसर आइडेंटिफाई करा। फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ। ओके, फिफ्थ का राहुल ने और ज्योति ने करेक्ट आंसर दिया है। अश्विनी नहीं, यहाँ पे 3 और 4 तो एकदम ही गड़बड़ हो गया ना। देखो, थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है। थायोसल्फेट तो दोनों केस में ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना। थायोसल्फेट में सल्फर यहाँ +2 से +2.5 में जा रहा था, एंड यहाँ पर भी +2 से +6 में ही जा रहा है। ठीक है, तो सल्फर तो दोनों में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन भी रिडक्शन में अंदर जा रहा है, आयोडीन भी रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन भी 0 से -1 जा रहा है, ब्रोमीन भी 0 से -1 ही जा रहा है। तो ये थर्ड और फोर्थ तो गड़बड़ी हो गए। अब 1 और 2 में यू कैन से दैट हाँ, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन +2 से +2.5 ही ले जा पाया थायोसल्फेट को।
और ब्रोमीन जो है वो थायोसल्फेट को +2 से +6 लेके चला गया. So that is where you can say that bromine is a stronger oxidizing agent. ठीक है. All right. Sixth question बताओ. Again not correct पूछा. हाँ, राइट. हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. -1 कहाँ पर होता है हाइड्रोजन का? जब वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है मेटल हाइड्राइड्स में. ठीक है. सेवेंथ वाला. हाँ, राइट. तो इसमें एक्चुअली बी एंड डी दोनों ही आ रहे हैं. इसमें बी एंड डी दोनों ही आ रहे हैं. इसमें आप कैसे देखोगे, जैसे ये NH4NO3 है. ठीक है. तो NH4 प्लस आयन और NO3 माइनस आयन के फॉर्म में रहेगा. एंड NH4 प्लस में नाइट्रोजन -3 रहेगा एंड NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 रहेगा. तो ये तो सबसे इजी था. बट ये N3H जो है, इसमें भी इसका जब लो स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसमें भी you will have different oxidation states. एक्चुअली देखा जाएगा तो नहीं. ठीक है. इसमें ना जब ये sp2 नाइट्रोजन है, ये sp नाइट्रोजन और ये भी sp नाइट्रोजन रहेगा. sp को ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे ना अपन. sp विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा यहाँ से. ये -2. ये वाला तो 0 है क्योंकि दोनों ही sp नाइट्रोजन है. 2 इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लिए, फिर ये नाइट्रोजन ने एक यहाँ से खींचा बट 2 इधर दे दिया. तो ये +1 और ये +1. इस तरीके से आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो. या फिर अगर मैं ये वाला इसका लो स्ट्रक्चर बनाऊँ,
sp2 ये +1 इसी पे इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, ये -1 तब भी अलग तो आएगा इसे। हाँ ठीक है, इसमें आपका आंसर बी भी होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल पैच हो गया, मतलब इसमें डी ऑप्शन भी आंसर मानना पड़ेगा, पॉसिबल है। ठीक है, इसमें कैसा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर बात नहीं है, पूरा ही देखो क्या। ठीक है, लेट इट बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब जनरली आपको मैं ऐसे एग्जांपल नहीं कराता हूँ जिसमें हम लोग इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ये इसका लो स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके कैनोनिकल फॉर्म्स रहता है। तो अगर मैं कोई सा भी कैनोनिकल फॉर्म उठा के देखूं तो भी मुझे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रहे हैं नाइट्रोजन के, ऐसा नहीं है कि सेम ही मिल रहा है, तीनों नाइट्रोजन एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें there will be a difference in the oxidation state। ठीक है, और 8th वाला बताओ चलो। 8th का, हाँ ठीक है, राहुल आपका आंसर करेक्ट है, अंजलि आपका आंसर भी करेक्ट है, अंजलि का भी सही है, राइट। यहाँ पर +3 से +5 +6 +7, राइट ज्योति, राइट दावनी। ठीक है, 9th। लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम लोगों ने देखा ना टिपिकली किसका दिखता है, द फॉलोइंग आउटर, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, ये क्रोमियम हो गया, ये मैंगनीज हो गया। मैंगनीज का हमको पता है ना कि मैंगनीज +7 एग्जिबिट करता है, क्रोमियम तो +6 ही कर पाता है मैक्सिमम, वेनेडियम +5 कर पाता है, राइट, स्कैंडियम +3 कर पाता है मैक्सिमम। ठीक है, 10th का बताओ चलो, 10th का क्या रहेगा। आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
हाँ, राइट राहुल, राइट अंजलि। इसमें आप देखो ना, डी ऑप्शन आंसर बैठ रहा है आपका। इसमें नाइट्रोजन जो है वो +4 से +5 और +3 में जा रहा है। एक लोअर और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन तो कैसा है, फ्लोरीन 0 से यहाँ पर दोनों जगह पर -1 ही रहेगा ना। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहता है, तो वो तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी? क्या आंसर रहेगा आपका इसमें? ये कंचन आपने 11th फ्लोरीन। क्लास। हाँ, राइट अश्विनी, राइट अंजलि, राइट राहुल। फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शन नहीं शो करेगा क्योंकि फ्लोरीन -1 में ही जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर ऊपर। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये मोस्टली आपके मतलब दे आर नॉट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ये हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, बट थोड़े से न्यूमेरिकल्स में आपका और प्रैक्टिस कराता हूँ, तो हम इस वाले पीडीएफ में देखेंगे। ठीक है, सो इसमें इफ यू रिमेंबर, द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये पहले 4 क्वेश्चंस ट्राई करो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले का बी ऑप्शन होगा ना अश्विनी। यहाँ पर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? नेट कैटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज। एन फैक्टर 6 आएगा ना। ये सेकंड वाला तो
equivalent mass of crystalline oxalic acid is equal to the equivalent rate of equivalent mass of crystalline oxalic acid. अभी H ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका H2C2O4. ठीक है, 90 इसका एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, एन फैक्टर इसका 2 होगा तो 45 45 45. ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये किससे मैच कर रहा है? इससे ही मैच नहीं कर रहा. मतलब Na2CO3 का भी 153 होगा, HNO3 का भी नहीं होगा, एसिटिक एसिड का भी नहीं होगा, KOH का भी नहीं होगा, KOH का भी 56 होगा. ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है. इसका आंसर क्या दिया हुआ है उन्होंने? चलिए देखते हैं ना, सेकंड वाले का बी ऑप्शन, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी थर्ड का बी. ये बी, अच्छा नहीं, सेकंड का भी बी दे रखा है. HNO3 तो कितना हो जाएगा? या तो ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड मतलब H2C2O4.2H2O बता रहे होंगे, या तो सो .2H2O हो जाएगा 126, 126/263. एंड फिर HNO3 का अगर करेंगे हम लोग तो ये भी 63. हाँ ठीक है, अभी मैच कर रहा है. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मतलब यहाँ पे .2H2O भी लगेगा. तो फिर अब आप इसका देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट 126 आएगा और एन फैक्टर 2 रहेगा, तो 126/263 जो कि HNO3 के इक्विवेलेंट वेट से मैच कर रहा है. HNO3 का तो मॉलिक्यूलर वेट 63 है और एन फैक्टर 1 ही है. हाँ ठीक है, देन इट मेक्स सेंस. वो क्रिस्टलाइन कैच है इसमें, इसमें .2H2O लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो थोड़ा ट्रिकी हो गया. थर्ड वाला, थर्ड वाला राइट, कंचन का, राहुल का. हाँ करेक्ट है, W/3 राइट. अंजलि राइट. अश्विनी ठीक है. फोर्थ वाला बताओ. Equivalent weight of H3PO4 in each of the reaction will be. राइट, यहाँ पर एन फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि एक ही एच पार्टिसिपेट कर रहा है. यहाँ पे एन फैक्टर 2 रहेगा, यहाँ पे एन फैक्टर 3 रहेगा.
अकॉर्डिंगली आप आंसर करोगे तो ए ऑप्शन आंसर आएगा। राइट ज्योति, राइट राहुल। ठीक है, ऑल राइट। देन चलो ठीक है, तो आप ट्राई कर लोगे। चलो ये वाला कुछ क्वेश्चंस बता दो। द नंबर ऑफ ठीक है, 8 से लेकर 11 तक कर दो। 8 9 10 11, क्या रहेगा आंसर बताओ। इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम इनटू नॉर्मैलिटी। राइट, 8 का ए करेक्ट है। नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन क्या था? नॉर्मैलिटी वाज इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट, या फिर मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिली लीटर्स। सो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने से 100 into 0.5, I'll get the milli equivalent। नाइन्थ का बताओ। For the preparation of 1 liter, 1/10 नॉर्मल होता है। 10/10 मतलब 1/10 नॉर्मैलिटी है इसकी। सो इससे इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो इससे मोल्स आ जाएंगे। मोल से फिर आप मास निकाल लेना। बैठ रहा है ये। इक्विवेलेंट्स इसके कितने आ जाएंगे, 1/10 इंटू 1, और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना रहेगा, 2 H2SO4 का। तो मोल्स आ गया 0.1/2, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 4.9 ग्राम्स।
मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, 4.9 ग्राम्स आया। नहीं राहुल, कहाँ केयरलेस मिस्टेक कर दी। ज्योति आपका सही है। ठीक है, 10th वाला बताओ। टेंथ वाले में इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट ऑफ बेस काउंट करो। ज्योति ने पहले आंसर दे दिया, चेक करते हैं एक बार ज्योति। इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना हो गया यहाँ पर, 100 इंटू 0.5 यानी कि 50 मिली इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना रहेगा यहाँ पर, 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 1, ये भी 50 मिली इक्विवेलेंट आ गया। हाँ, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे। करेक्ट आंसर है ज्योति आपका, 10th का सी रहेगा। राइट, 11th का राइट, 11th के केस में कैसा रहेगा, इसमें आप बस n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर सकते हो, तो इसको आपको फाइनल नॉर्मेलिटी दे देगा ये। ये 20 प्लस 60, ठीक है, 80 हो गया, एंड 80 अपॉन 600 वॉल्यूम हो गया, ये 0 पॉइंट, अच्छा ये मोलारिटी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पर आपको फिर नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर देखो, ये 0.2 इंटू 100 प्लस, अभी मोलारिटी को पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.12 इंटू 2, इससे नॉर्मेलिटी में आएगा, इंटू 500 वॉल्यूम अपॉन 100 प्लस 500। ठीक है, तो एक्चुअली ये 20 प्लस 120, 140 डिवाइड बाई 80, सॉरी 140 डिवाइड बाई 600, 0.233, ये ऑप्शन बैठा है।
हाँ, राइट ज्योति, राइट अंजलि, ये ऑप्शन बैठ रहा है। अश्विनी देखो कहाँ पे गड़बड़ हुई। ठीक है, ऑलराइट देन थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म, चलो किसके ऊपर, यहाँ पे कर लेते हैं। 25 के थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला तो खैर अभी समझ में आ गया है इसमें। हाँ यही करते हैं। 25 क्वेश्चन बताओ। A1 grams of metal gave A2 gram of oxide, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा? 25th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, ये मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये A1 ग्राम्स है, और ये A2 ग्राम्स है। ठीक है, मतलब कितना ऑक्सीजन लगा होगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, A2 माइनस A1 ग्राम लगा होगा ऑक्सीजन, है ना? ये मास हो गया। अभी इनका इक्विवेलेंट वेट तो आपको निकालना है। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4 रहेगा ना। ऑक्सीजन 0 से -2 में जाएगा ऑक्साइड में। तो अब आप इन दोनों के इक्विवेलेंट निकालोगे तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आया? ये मैंने एक सैंपल करके दिया है ताकि आप लोग अगले क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकें। ठीक है, एक बार देख लो, समझ लो इसको अच्छे से, है ना? अब मुझे 26, 27 और 28 करके बताओ। बेस्ड ऑन दिस जो मैंने आपको भी जस्ट बताया समझाया।
मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 25th क्वेश्चन में मेटल इज गिविंग ऑक्साइड कैसे देगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करके, ठीक है। और आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है, तो मैंने कहा ठीक है अपन लोग इसको रिएक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड। अब इसका A1 ग्राम दिया हुआ है, इसका A2 ग्राम दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना, A2 माइनस A1 आएगा। कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट बराबर होने चाहिए, मेटल और ऑक्सीजन गैस के, ठीक है। इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मेटल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मैंने मेटल के लिए लिख दिया क्योंकि हमको इक्विवेलेंट मास चाहिए था इसका। और ऑक्सीजन के लिए कितना रहेगा, ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर ऑक्सीजन का देखो ना, 0 से -2 जाता है, तो 2 का चेंज हो रहा है, 2 एटम्स है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट विल बी 32/4, ठीक है। अच्छा, तो अब अच्छा, दामिनी, अश्विनी, ज्योति और राहुल, आप चारों ने आंसर दिया है डी ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है डी ऑप्शन करेक्ट, एक बार चेक कर लूँ मैं, वापस से ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 5.6 मेटल का मास है, अपॉन इक्विवेलेंट मास अपने को निकालना है ना। और जो क्लोरीन होगा उसका मास कितना होगा, 12.7 माइनस 5.6, ये क्लोरीन का मास होगा। एंड उसका इक्विवेलेंट वेट रहेगा 71/2, ठीक है। Cl2 मान लेते हैं, तो Cl2 में क्लोरीन के 2 एटम रहेंगे जो कि 0 से -1 जाएंगे, तो एन फैक्टर उसका 2 आएगा, है ना। तो इससे अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 7.1, ठीक है, 7.1, और ये 10, 56, 28, राइट, करेक्ट, डी ऑप्शन आ रहा है, राइट, ठीक है। 27 में कैसे लिखने में आएगा यही इक्वेशन, 27 में 0.5 ग्राम मेटल है, राइट, एंड 0.7 ग्राम ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन कितना लगा होगा, 0.2 ग्राम्स, 0.7 माइनस 0.5, एंड उसका इक्विवेलेंट वेट इज 32/4। इससे कितना आ रहा है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट करोगे, 0.28, पॉइंट टू 8 हो जाएगा, 1/40, 1/40, 20 आ जाएगा, 27 का, हाँ, राइट, डी ऑप्शन। चलो 28 थोड़ा सा ट्रिकी है, 28 देखो जरा, 28 बताओ कैसा रहेगा। 28 में थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया, देखो अब आप ट्राई कर पा रहे हो।
अश्विनी ने आंसर दिया है, अश्विनी का आंसर अलग है, ज्योति का आंसर अलग है। तो इसमें आप देखो कैसा मान लो कि जो मेटल ऑक्साइड था वो 100 ग्राम का है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 80 ग्राम मेटल है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये चलेगा। मैंने क्या अज्यूम करा, 100 ग्राम्स मेटल ऑक्साइड का है तो उसमें 20% ऑक्सीजन है ना, तो 100 माइनस 80, 20 ग्राम्स ऑक्सीजन रहेगा और 80 ग्राम्स मेटल रहेगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। ज्योति आपका करेक्ट है। समझ में आया? इसमें थोड़ा सा मतलब इंस्टेड ऑफ सीधे मास का डेटा देने की जगह परसेंटेज दे दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, मतलब मैं इसको वेरिएबल के टर्म्स में भी कर सकता हूँ। मैं मेटल ऑक्साइड का मास मान लूंगा m, तो मेटल का कितना हो जाएगा 0.8 m और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा m माइनस 0.8 m। 80% मेटल है, 20% ऑक्सीजन है, तो m तो कट ही जाएगा ना, तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। वैसे भी कर सकते हो। अभी समझ में आया? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। आया। हाँ, ठीक है। Alright, थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन तो ठीक है, आप थोड़े से रेडॉक्स वाले क्वेश्चन करो, ठीक है। ये 40 से 45 तक करेंगे। राइट, तो जैसे इसमें चलो आपको रिएक्शन अगर याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। A2Cr2O7 प्लस HCOH, ठीक है। ये क्रोमियम +3 में जाएगा और ये कार्बन CO2 में जाएगा। जैसे ऑक्सैलिक एसिड जाता था ना वैसे ही यहाँ पर ये क्रोमियम +6 से +3 में आएगा एंड कार्बन यहाँ पर कितना रहेगा, +2 से +4 में जा रहा होगा, ठीक है। इतना मैंने हेल्प कर दिया आपको। अब देखो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 6
है ना। +6 से +3 जा रहा है, 3 का चेंज और 2 आइटम है, और इसका एन फैक्टर +2 से +4 जा रहा है, 2 का चेंज है, एक ही आइटम है, एन फैक्टर इसका 2 आएगा। अब इक्विवेलेंट्स कैसे करेंगे इसके, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये ऑप्शन आंसर आएगा। राइट अश्विन। ठीक है, 41 का बता दो। राइट, इसमें एन फैक्टर ऑफ KMnO4 5 रहेगा, ठीक है, इनटू मोलैरिटी इसका 0.2 रहेगा, इनटू वॉल्यूम V, ठीक है। अब ml ने पूछा है तो अपॉन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि लीटर्स में लिख सके अपन लोग यहाँ पर। शुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू 1, राइट। ये आपके इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 आ गए, एंड ये आपके इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ आ जाएंगे। एन फैक्टर Fe2+ का 1 ही रहेगा ना, बिकॉज इट विल गो फ्रॉम +2 टू +3 ओनली। तो इससे आपका आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 100 ml। कहाँ पर गड़बड़ हुई अश्विनी? समझ में आया कहाँ पर गड़बड़ हुई थी? ठीक है, ये एन फैक्टर वाला केस चीजें आपको याद रखनी रहेंगी, मैंने जैसे बताया था आपको। अच्छा, 42 वाला बताओ, 42 में कैसा रहेगा, फेरिक ऑक्सिलेट क्या होगा?
ए आ रहा है, देख लेते हैं एक बार कैसा रहेगा। यहाँ पर आप नोटिस करना MnO4 माइनस, और ये फेरिक ऑक्सिलेट क्या रहेगा, Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये आपका फेरिक ऑक्सिलेट रहेगा। अब ये Mn+2 में जाएगा और ये कार्बन CO2 में जाएगा। ठीक है, तो ये +7 से +2 जा रहा है, और आयरन का तो कुछ नहीं होगा, आयरन तो +3 का +3 में रहेगा, कार्बन +3 का +4 में जाएगा, और इसका एक का चेंज और 6 आइटम है, इसका n फैक्टर 5 रहेगा। सो 1 into 5 विल बी इक्वल टू, तो आपका ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, राइट, करेक्ट अश्विनी। ठीक है, 43 का बताओ। 43 का, in which of the following redox reactions, or in the following redox reaction, number of moles of copper hydroxide reduced by 1 mole of into H4, राइट। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड में ये +2 से 0 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर तो 2 हो गया, है ना। एंड यहाँ पर नाइट्रोजन -2 से 0 जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के आइटम है ना। तो 2 into x शुड बी इक्वल टू 1 into 4, x का वैल्यू 2 आ रहा है, राइट अंजलि। ठीक है, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। Ammonia is oxidized by NO, is oxidized to NO by O2 in basic medium. The equivalent of NH3 oxidized by 1 mole of O2 will be, right, so ये नाइट्रोजन -3 से +2 में जा रहा है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर 3 हो गया, इसका n फैक्टर 4 हो गया। So equivalent of NH3 will be equal to equivalent of O2, and equivalent of O2 कितना हो गया, moles into n factor, right, so 44 का A, right, करेक्ट अश्विनी, करेक्ट ज्योति। ठीक है, 45 बता दो एक बार बस।
ऑलराइट, इसमें देख लेते हैं एक बार। सो 5 लीटर KMnO4 है, इसके अंदर इतना इक्विवेलेंट है, राइट। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यू कैन से n फैक्टर into molarity into वॉल्यूम, है ना। 0.01 इज इक्वल टू, यहाँ पर n फैक्टर, ये +7 से +4 जाने की बात हो रही है, तो n फैक्टर 3 रहेगा, इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। 5 लीटर दिया हुआ है, इससे मोलारिटी आ जाएगा। अब 50 ml के अंदर कितने मोल्स रहेंगे, दैट विल बी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो 0.01 अपॉन 15 इंटू वॉल्यूम, कितना बोला जा रहा है यहाँ पर, 50/1000, ठीक है, लीटर्स में करना रहेगा। तो ये आ रहा है आपका, ये कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर -4/3, करेक्ट, राइट अश्विनी, राइट ज्योति, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक गुड है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में मतलब आप लोगों को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स का भी एक अच्छा आइडिया है। गुड, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। अच्छा, हमारा आई थिंक कल भी एक क्लास है, तो आप लोग बताओ, नया चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर एक और कोई चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है बिफोर द टेस्ट। आप लोगों का सैटरडे संडे को टेस्ट है ना। यस सर। हाँ, तो कुछ रिवीजन करना है उसके पहले या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूँ मैं। रिवीजन। कौन से चैप्टर का रिवीजन करें। तो बताओ ज्योति। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, अश्विनी आप बोलो। नहीं, आपकी आवाज कट गई अश्विनी, आप कौन सा कह रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने इनका करा था आई थिंक लास्ट टाइम जब हम लोग देख रहे थे, बट ठीक है, मैं इनके थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हम लोग फिर संडे की क्लास में करते हैं आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर, थैंक यू गाइस।